हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। सच्ची हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नंद कुमार। आज और एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूं। कहानी का शीर्षक है बड़े घर की बेटी और इस कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। और यहाँ कहानी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और फर्स्ट पीयूसी स्टूडेंट्स के लिए रखी हुई कहानी है। और यहाँ कहानी इस प्रकार है, संक्षेप में आप लोगों को सुनाऊंगा और ध्यान से सुनने के लिए प्रयास करिए और बीच में इस कहानी को छोड़कर ना जाइए, स्किप मत करिए। शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। बेनी माधव सिम्हा गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पिता महा धन धान्य से संपन्न थे। धन और धान्य से संपन्न थे और वो भी क्या, बहुत ही अमीर थे। उनके पैटर्नल ग्रैंडफादर और अपने गांव में एक पक्का तालाब और कुआं क्या बनवाए थे। और आज उन दोनों की भी मरम्मत करना मुश्किल है। कोई मरम्मत, कोई रिपेयर कर नहीं सकते। उन दिनों उनके दरवाजे पर हाथी झूमने लगता था। उनके घर में हाथी क्या रहा था और हाथी का पालन पोषण वो करते थे। लेकिन आज उनके घर में केवल एक पतली सी बूढ़ी भैंस है। देखने में पतली और बूढ़ी भैंस है और अधिक दूध, ज्यादा दूध क्या देने वाली भैंस है। अब बेनी माधव सिम्हा अपने जीवन में जो कुछ भी संपत्ति कमाए, उस संपत्ति में से आधी से संपत्ति एडवोकेट लोगों को दान के तौर पर उन्हें दे दिए, भेंट कर दिए। और बेनी माधव सिम्हा को दो बच्चे हैं, दो बेटे हैं। पहला जो बेटा है शिकंठ सिम्हा और दूसरा लड़का है लाल बिहारी सिम्हा। बड़ा लड़का मेहनत करके, परिश्रम करके बीए डिग्री हासिल किए, यानी बीए डिग्री प्राप्त किए। और बीए डिग्री पास होने के बाद, हासिल करने के बाद उन्हें एक नौकरी लगी और किसी ऑफिस में क्या वो काम कर रहे हैं। और जो छोटा लड़का है लाल बिहारी सिम्हा बड़े भाई से अपोजिट है, यानी बड़े भाई जो है पढ़ लिख कर दो इंग्लिश डिग्री, दो अक्षरों की जो डिग्री प्राप्त करने के लिए सब कुछ क्या निछावर कर दिए थे। और बड़े भाई जो है, उस बड़े भाई के अपोजिट, विपरीत छोटा भाई है लाल बिहारी सिम्हा। लाल बिहारी सिम्हा दोहरे बदन का है, बहुत ही मोटा है, गोल मुकड़ा है, चेहरा क्या गोल है और ये गाल क्या भर चुके हैं और देखने में एक सुंदर सा क्या जवान है, बहुत ही हैंडसम यंग लड़का है। और डेली 2 सेर क्या दूध पीता था। कौन? लाल बिहारी सिम्हा। और यहां पर दोनों भाई क्या अपोजिट है। बड़ा भाई पढ़ लिख कर क्या जॉब करने लगा और ये लड़का, छोटा लड़का क्या खा खा कर क्या मोटा हो गया, यानी मोटा है, दोहरे बदन का है और सजीला जवान है, बहुत ही यंग है। दोनों क्या अपोजिट है। लेकिन शिकंठ सिम्हा कचहरी में क्या काम करने लगे थे और वो घर आया करते थे शनिवार के दिन, वीकेंड को क्या आया करते थे। और शिकंठ सिम्हा के पास एक आदत थी। कौन सी आदत थी? उनमें एक दिलचस्पी थी, इच्छा थी, आयुर्वेदिक मेडिसिन की ओर उनका झुकाव था। और आयुर्वेदिक जो ग्रंथ है, बड़ी बड़ी जो किताबें हैं, वो किताब भी क्या पढ़ने लगते थे और इनके साथ चर्चा करने के लिए लाहौर से और
कोलकाता से यानी कलकत्ता से कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स लोग आया करते थे और आकर उन लोगों के बीच कोई चर्चा होती थी और किस तरह से मेडिसिन बनाना चाहिए, औषधि बनानी चाहिए और औषधि के बारे में, आयुर्वेदिक के बारे में चर्चा कहाँ करने लगते हैं। और उस श्रीकंठ सिम्हा के कमरे से सवेरे और इवनिंग दोनों समय जो ओखली में कुछ मेडिसिन डालकर कूटने लगते हैं और कूटने की आवाज कान को मधुर आवाज सुनाई देने लगती थी। और शाम को और सवेरे दोनों समय क्या वो काम करने लगते थे, क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर रहने के कारण आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाना उनका धर्म है, उनका काम है, वो करने लगते थे। और यहां पर गौरीपुर में पढ़े लिखे एक ही इंसान थे, वो है लाल बिहारी। और दशहरे के मौके पर, जब दशहरा फेस्टिवल जब आ जाता है, दशहरे के मौके पर गौरीपुर गांव में रामलीला दिखाने के लिए प्रयास करने लगते। रामलीला के यही जन्मदाता थे, यानी रामायण के ऊपर ड्रामा का हाथ दिखाना। और उस ड्रामा में एक न एक रोल निभाते थे कौन? श्रीकंठ सिम्हा। और श्रीकंठ सिम्हा बीए डिग्री पास करने पर भी अंग्रेजी जो प्रथा है, अंग्रेजी जो कल्चर, उस कल्चर की ओर वो झुके नहीं थे। और यहां पर श्रीकंठ सिम्हा केवल अपनी जो संस्कृति है या अपने जो रीत रिवाज है, उन रीत रिवाजों से क्या जुड़कर जीवन करने वाला व्यक्ति है। और यहां पर श्रीकंठ सिम्हा जॉइंट फैमिली के उपासक थे, उपासक ने डिवोटी भक्त थे। उस गौरीपुर गांव में केवल एकमात्र उपासक थे कि जॉइंट फैमिली को पसंद करने वाला। और जितनी भी औरतें थी, स्त्रियां थी, गौरीपुर गांव की स्त्रियां श्रीकंठ सिम्हा से हेट करने लगती थी, क्योंकि सारी औरतें चाहती थी कि स्वतंत्र रहना चाहती थी। जॉइंट फैमिली में रहना कोई औरत पसंद नहीं करती थी, कोई नारी पसंद नहीं करती थी। और स्वयं श्रीकंठ सिम्हा की पत्नी भी क्या उनसे विरोध करने लगती थी। अगर जॉइंट फैमिली में किसी औरत का अगर कुछ बनता नहीं है, आए दिन झगड़ा कला होने लगता है, तो उस औरत को, उस स्त्री को अलग से क्या चूल्हा जलाकर खिचड़ी बना लेनी चाहिए, यानी खाना व्यंजन बना लेना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? सेपरेट होना। और यहां तक मुंशी प्रेमचंद जी क्या सुनाते हैं। और इसके बाद लेखक आनंदी का जो परिवार है, उस परिवार के बारे में क्या लिखते चले जाते हैं। आनंदी एक उच्च कुल की क्या लड़की है, यानी साहूकार की लड़की है। और उनके पिता एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार है, यानी जैसे आजकल जो तहसीलदार है, तहसीलदार का जो पोजीशन है, उस पोजीशन पर उनके पिता थे। और आनंदी के पिता का नाम, बाप का नाम भूप सिम्हा है। और उनका घर विशाल भवन है, बड़ा सा घर है। उनके घर में हाथी है, 3 कुत्ते हैं, बाज बर्ड्स है और शिकारे पर जाने लगते हैं। उनके घर में क्या बग्गी है, ये सारी चीजें क्या उनके घर में, सारी सुविधा उनके घर में, फैसिलिटी उनके घर में। और इन फैसिलिटी में पली हुई लड़की आनंदी है। और भूप सिम्हा को सौभाग्य से 7 लड़कियां जन्म ली और 7 लड़कियां बची रही, एक भी लड़की मरी नहीं है। और 7 लड़कियों में से 3 लड़कियों की शादी कर चुके थे। और शादी करने पर भूप सिम्हा के सिर पर 15,000 से लेकर 20,000 ऋण लोन क्या रहा था। और चौथी लड़की आनंदी थी। आनंदी देखने में खूबसूरत है, गुणवती है और सुशील लड़की है। और इस आनंदी के लिए लड़का ढूंढना क्या शुरू कर दिए कौन? भूप सिम्हा। अचानक भूप सिम्हा के घर श्रीकंठ सिम्हा क्या
नागरी प्रचार का चंदा मांगने के लिए आया और उस श्रीकंठ सिम्हा को देखा। कौन? भूप सिम्हा। और देखते ही आकर्षित हो गए, मोहित हो गए और उस श्रीकंठ सिम्हा को पसंद किया। और पसंद करने पर आनंद की शादी श्रीकंठ सिम्हा के साथ हो जाती है। शादी हो गई। शादी होने के बाद आनंदी हस्बैंड के घर आ जाते हैं, पति के घर आ जाती है। पति कौन है स्टूडेंट्स? श्रीकंठ सिम्हा। स्टूडेंट्स, कहानी को आगे ले चलूंगा, आगे सुनाऊंगा। अगर कोई चैनल पर अगर नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कहानी अच्छी लग रही है, एक लाइक तो करिए। कहानी को आगे बढ़ाऊंगा और अंत तक इसे देखते रहिए, स्किप मत करिए। अच्छी कहानी है, सुनिए, जिंदगी भर याद रखेंगे। और शादी हो गई। शादी होने के बाद पति के घर आ गई और आकर देखती है पति का घर उतना अच्छा नहीं है। घर को न खिड़की है, ना खिड़कियां हैं, जमीन पर फर्श नहीं है, टाइल्स नहीं है, कुछ नहीं है। और दीवार को कोई भी पिक्चर नहीं है, कैलेंडर, तस्वीर बिल्कुल नहीं है। और आनंदी निराश हो जाती है। आनंदी आते समय अपने साथ रेशमी स्लीपर लेकर आई थी। वो स्लीपर पहनकर बगीचे में घूमने के लिए, लेकिन यहां पर तो बगीचा ही नहीं है, गार्डन ही नहीं है, तो कहां से वो, कहां घूमेगी वो? और ये सारा दृश्य देखकर आनंदी निराश हो जाती, क्योंकि बड़े कुल की लड़की है, अमीर बाप की लड़की है। लेकिन यहां आकर इस घर से क्या मिल जाती है? हिल मिल गई और ऐसे रहने लगे, कभी अमीर घराने की लड़की हूं ही नहीं, मैं अमीर घराने में पली नहीं हूं, मुझे वो पता नहीं है सारी सुविधाएं। उन सारी सुविधाओं को भूलकर पति के साथ रहने लगी, पति के घर रहने लगी। और इसी तरह जीवन चलने लगा। और एक दिन लाल बिहारी सिम्हा 2 चिड़ियों को लेकर आया। भाभी को कह दिया, भाभी आप मीट बनाइए, मांस बनाइए, मुझे बड़ी भूख क्या लगी है। सो आनंदी ऑलरेडी व्यंजन कर चुकी थी, यानी खाना बना चुकी थी। और ये देवर जो चिड़िया लेकर आए थे, ये दोनों चिड़िया के यहाँ पका दिए और इस मांस में पाव भर घी था और सारा घी इसी मीट में, मांस में क्या उंडेल दी और मांस में डाल दे और घी डालकर मांस बना दे और खाना खाने के लिए लाल बिहारी सिम्हा बैठा। लाकर रखती है सामने भावज, भाभी आनंदी लाकर रखती है देवर के सामने और देखता है कौन? लाल बिहारी सिम्हा। मांस में ज्यादा घी दिखाई दे रहा था। दाल जो रखी थी, दाल में क्या कम घी था। भाभी से पूछने लगा, भाभी मांस में ज्यादा घी है और दाल में कम है, क्यों? आनंदी कहने लगती है, जो 1 पाव भर घी बचा था, वो सारा घी मैंने इस मांस में क्या उंडेल दी। भाभी मैंने तो परसों ही 1 डब्बा भरकर क्या घी लाया था, इतनी जल्दी खत्म हुआ? तो आनंदी कहने लगते हैं, जी खत्म हुआ, क्योंकि डेली तो क्या इस्तेमाल करते हैं। तो आनंदी से कहने लगा लाल बिहारी, भाभी हमारे घर में ऐसा नहीं चलेगा, आप कम डालते जाना। सो आनंदी कहने लगती है, वो मुझे किफायत करने नहीं आता है, यानी कंजूसीपन क्या करने मुझे नहीं आता है। तो आनंदी से कहने लगा देवर, भाभी करना पड़ेगा यहां पर। और आनंदी कहने लगते, नहीं इतना तो घी हमारे घर में मायके में नौकर चाकर खा लेते हैं। और थोड़ा सा गुस्सा आया लाल बिहारी सिम्हा को आनंदी की बात सुनकर और कहने लगा, भाभी
हम भी थोड़े ही कहाँ रहे, हम भी थोड़े कुर्बे हैं, तरकारी बेचने वाले हम भी नहीं है, हम भी कुछ है, हम भी अच्छे हैं, खा पी कर अच्छे हैं। भाभी आप मायके की बात नहीं सुनाना। और जब मायके की बात सुनते ही देवर क्या थोड़ा सा गुस्सामान हो गए और उन्हें गुस्सा आया। गुस्सा आते ही भाभी कहने लगते आनंदी, देवर जी आप मेरे मायके के बारे में कुछ ना कहिए, क्योंकि औरतों को गाली दीजिए, मार खाएगी, गाली खाएगी, लेकिन मायके के बारे में भला बुरा अगर कोई कहता है तो वो सहन कर नहीं पाएगी, क्योंकि मायके को माँ बाप का जो घर है उस घर को बहुत ही क्या पसंद करती है, कौन, कोई भी औरत। और आनंदी की हालत भी ऐसी रही, और मायके के बारे में कुछ कहने से आनंदी भी कहने लगती है आप मायके के बारे में कुछ ना कहिए, और आप तो क्या अनपढ़ गंवार है, आपको बातें करने के भी नहीं आता है, अनपढ़ गंवार, उज्जड़ कहने से लाल बिहारी को गुस्सा आ जाता है। लाल बिहारी खड़ाऊ ले लिया, चप्पल ले लिया और आनंदी की ओर क्या थ्रो कर दिया, फेंक दिया, और आनंदी को वो चप्पल कहाँ लगे लेकिन सिर पर ना लगे, और हाथ आगे कर देते ताकि मुझे सिर को ना लगे, इस तरह आगे कर देते, और हाथ को क्या चोट लगी, और चोट लगने से आनंदी कांपने लगी, थर कांपने लगी, और कांपती कांपती रोते रोते अपने कमरे में क्या चली गई। अब वेट करती हैं कि पति कब आ जाएंगे, क्योंकि पति को इस घटना के बारे में सुनाना चाहिए। और शिकन सिम्हा वीकेंड को आया करते थे, शनिवार को आ जाते, और ये तो क्या बृहस्पतिवार हुआ, इन्हें गुरुवार के दिन हुआ था। अब गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार एक दिन के बाद क्या आ जाएंगे, और वो प्रतीक्षा में क्या रही थी, कौन, आनंदी। शनिवार आ गया, शनिवार के दिन शिकन सिम्हा भी क्या ऑफिस से घर आया घर, लेकिन घर के अंदर नहीं आया, आंगन में ही बैठा। कुछ दोस्त क्या आ गए, उन दोस्तों के साथ गपशप करने लगे और देश के बारे में इधर उधर की बातें क्या करना शुरू कर दिए। रात के 10 बजे तक दोस्तों के साथ, भद्र यानी एजुकेटेड दोस्तों के साथ चर्चा करते, 10 बजे तक बैठे थे आंगन में, कौन, शिकन सिम्हा। तब 10 बजने के बाद खाने का जब समय हुआ वो घर के अंदर आ जाते हैं। आनंदी वेट कर रही थी कि कब कब मेरे पति आ जाएंगे, पति को कंप्लेंट दो, शिकायत कर दो देवर के प्रति, क्योंकि देवर ने मुझे खड़ाऊ से चप्पल से मार दिए, कंप्लेंट करने के लिए रेडी थी। लेकिन भाभी से पहले ही जैसे वो अंदर आए, शिकन सिम्हा घर के अंदर आते ही भाई को कहने लगे, भाई आजकल भाभी इस घर में क्या उपद्रव मचा रही है, आप भाभी को समझा दीजिए। इतनी सी बात कह दी, और कहने पर शिकन सिम्हा आनंदी से पूछते हैं, क्यों आनंदी आजकल क्या हो रहा है घर में। तो आनंदी और शिकन सिम्हा दोनों खाते हैं, खाना खाने के बाद शयन कक्ष में चले जाते हैं, सोने के लिए बेडरूम चले जाते हैं, और सोते समय आनंदी रोती हुई कहने लगती है, अजी देखिए आपके भाई ने क्या मुझे खड़ाऊ से चप्पल से मार दिया, ये देखिए चोट। रोती हुई, जब पति के सामने कोई औरत अगर रोती है तो पति का दिल पिघल जाता है। तो शिकन सिम्हा को भी गुस्सा आया, और मेरा भाई मेरी पत्नी को क्यों मारा, और सारी रात वो सोए नहीं है, करवट बदलते रहे, लेकिन दिन निकल कर आया। अगले दिन बिस्तर से उठते ही बेनी माधव सिम्हा के पास यानी पिता के पास चले जाते हैं, और पिता को कहने लगते हैं, अगर कोई भाई भाभी के ऊपर अगर इस तरह चप्पल से अगर मारता है, ये इस तरह जुल्म अगर करता है, तो उस भाई को मैं क्षमा नहीं करूंगा। पिता को कहने लगा कि पिताजी इस घर में वो तो रहना या मैं रहूंगा, दोनों में से एक रहना चाहिए।
नहीं तो मैं ही चला जाऊंगा, अपनी पत्नी को लेकर मैं चला जाऊंगा, अलग क्या रहूंगा। तो बेनी माधव सिम्हा कहने लगते हैं, मूर्ख की तरह आप इस तरह बातें ना करिए, आप तो सुशिक्षित है, पढ़े लिखे हो। अगर कोई छोटा भाई अगर गलत काम करता है, उसके हाथ से गलती अगर होती है तो उसे क्षमा करिए। उसमें समझ नहीं है, वो कुछ समझ नहीं पाता, वो आपका भाई है, सगा भाई है, आप इस तरह कर नहीं सकते। फिर भी कहने लगते हैं, मैं उसे अपना भाई नहीं मानता हूं, उसकी शक्ल तक मैं नहीं देखूंगा, और वो मेरा भाई नहीं है, क्योंकि मेरी पत्नी के ऊपर वो हाथ उठाया है, मेरी पत्नी को वो मारा है, इसलिए वो आज से मेरा भाई नहीं है, उसकी शक्ल मैं नहीं देखूंगा। यह पिता और भाई के बीच जो बातें चल रही थी, और यहां पर बेटे और बाप के बीच जो कहासुनी हो रही थी, अगल बगल के लोग हुक्का पीने के बहाने इन लोगों का जो झगड़ा है, झगड़ा देखने के लिए आने लगे। बेनी माधव सिम्हा इशारा करते हैं, बेटा ये लोग तो क्या हम लोगों के झगड़ा देकर मजा उठाने के लिए आ रहे हैं, हुक्के के बहाने टैक्स का रसीद मांगने के लिए ये लोग आ रहे हैं, ये लोगों को क्या समय न देना, और तुम समझ जाओ कि बातें करना बंद करिए। फिर भी वो एजुकेटेड होते हुए भी क्या समझ नहीं पाया। कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी। इशारा करने से भी क्या श्रीकंठ सिम्हा समझ नहीं पाए, और सारे लोग एक 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 एक, एक आकर क्या बैठने लगे और इस झगड़े का मजा लेने लगे। और बाद में क्या इन लोगों का क्या ये खत्म हुआ, और लाल बिहारी सिम्हा भी क्या सुन लिया कि भाई की बात सुन लिया, और वो सुनकर उसे भी क्या दुख हो जाता है, और दुख होने पर अंत में लाल बिहारी सिम्हा डिसाइड करता है कि मुझे ही घर छोड़कर जाना चाहिए, क्योंकि भाभी के ऊपर खड़ाऊ फेंक दिया हूं, ये तो क्या अनर्थ हुआ है, और मेरे भाई भी क्या कह रहे हैं कि अब वो मेरी शक्ल देखना नहीं चाहते। जैसे वो घर छोड़कर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते, और आनंदी देखती है जो रोता रोता जाने लगा, और आनंदी मिल जाती है, और मिलने पर आनंदी को कहने लगा, भाभी मुझसे क्षमा करना, क्योंकि मुझसे क्या गलती हो गई है, अब मैं घर छोड़कर चला जा रहा हूं। तो आनंदी का दिल भी क्या पिघल गया, छोटी सी बात के लिए क्या घर छोड़कर जाने लगा, और देवर जी को कहने लगती है कि देवर जी घर छोड़कर ना जाइए, मैं आपके भाई को समझाऊंगी और आपके भाई मान लेंगे। तभी बाहर से क्या श्रीकंठ सिम्हा आ गए, और श्रीकंठ सिम्हा अपने भाई को नहीं देख रहे हैं, न देखते हुए क्या वो अंदर आ गए, और आनंदी पति को समझाती है, देखिए जी आपके जो लाडले हैं वो घर छोड़कर जा रहे हैं, आप उन्हें समझाइए। वो कहने लगा कि मैं क्यों समझाऊं, वो जो करतूत किया है, जो काम किया ना, उस काम का क्या है प्रायश्चित है, नहीं आप उन्हें रोक लीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। पत्नी की बात तो सुनकर श्रीकंठ सिम्हा जो बाहर जाने लगा था, लाल बिहारी को रोक लेता है, और रोककर भाई को कहने लगा कि भाई के गले मिल जाता है, मिलकर कहने लगता है कि भाई घर छोड़कर मत जाना। और तभी दोनों भाई गले मिले थे, तभी बेनी माधव सिम्हा भी बाहर से आ गए, देखने लगे, और वो भी क्या खुशी से झूम उठते हैं। जो घर टूट रहा था, जो बिगड़ रहा था, और बिगड़ता जो घर है उस घर को बना लेती है कौन, आनंदी। और मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी के अंत में लिखते हैं, बड़े घर की बेटी ऐसी होती है जो बिगड़ता हुआ काम है उस काम को बना लेती है, यानी तोड़ने का काम कभी नहीं करती है, जोड़ने का काम करती है कौन, बड़े घर की बेटी। तो स्टूडेंट्स ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है, शॉर्ट में आपको समझाया हूं, और भी अगर आप ज़्यादा अगर पढ़ना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पढ़िए, मैंने शॉर्ट में सुनाया हूं। और एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा।
तब तक के लिए मेरी प्रतीक्षा में रहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक तो आप करिए, जो भी कमेंट्स करना है करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। स्टूडेंट्स, यहीं पर ये वीडियो समाप्त करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।